बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। क्रिकेट मेला T20 वर्ल्ड कप 2024 आईसीसी की चमचमाती ट्रॉफी के लिए मुकाबले जारी हैं और जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ता जा रहा है और क्रिकेट का जो जुनून है वो आपको अमेरिका की सरजमीन के ऊपर सर चढ़कर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्साइटिंग मैचेस आप देख रहे हैं। आज होने वाला एक बड़ा मुकाबला जो कि जिसमें सुपर ओवर भी सामने आया और उस मैच को नमीबिया ने जो है वो जीता है और ओमान को शिकस्त हुई है। ये मैच लो स्कोरिंग मैच था, जिस तरह के प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि लो स्कोरिंग मैचेस भी होंगे, तो आज ओमान और नमीबिया के दरमियान होने वाले मैच के अंदर ये बात सामने आई कि तकरीबन 100 के करीब रन्स बने और वो भी मुखालिफ टीम जो थी वो उसको चेज़ ना कर सकी और ये मैच बराबर हुआ। फिर सुपर ओवर पर चला गया और फिर सुपर ओवर भी इतना कमाल का तो नहीं था, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नमीबिया इस सुपर ओवर को जो है वो आसानी से जो है वो इस मैच को जीत लेगी, तो वही दिखाई दिया। आज की हम स्टोरीज़ आपसे डिस्कस कर लें जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हम अपने गेस्ट पैनल्स का भी आपसे जिक्र करेंगे। कुछ देर के बाद हम बात करते हैं बाबर आजम ने जो इंटरव्यू दिया था, जो पॉडकास्ट दिया था AB डिविलियर को, उसके अंदर काफ़ी तनकीद की गई बाबर की इंग्लिश को लेकर, लेकिन फिर जवाब दिया उन तमाम भारतीय शायकीन क्रिकेट को जो कि तनकीद कर रहे थे बाबर की इंग्लिश के ऊपर। और फिर उसके बाद AB डिविलियर ने कहा कि बिलाशुबा बाबर आजम एक लाजवाब और लाजवाल क्रिकेटर हैं जिनकी इस वक्त दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि बाबर आजम इंग्लिश तो अच्छी नहीं बोलता, लेकिन मैं उनसे अच्छी उर्दू भी नहीं बोलता। तो इस तरह से उन्होंने भारतीय जो नाकदीन थे उनके जो मुंह थे वो बंद करवाए। और उसके साथ साथ आपको बताते चले कि बाबर आजम की जो फैमिली है वो भी उनको सपोर्ट करने के लिए इस वक्त अमेरिका में पहुंच चुकी है, जो कि बाबर आजम को सपोर्ट करेगी। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि इस मरतबा ICC T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो रकम रखी गई है वो $16 लाख है, जो क्रिकेट की तारीख के अंदर अब तक की सबसे बड़ी इनामी रकम है, जिसकी जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर बात करें तो 44 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर बात करें तो PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो रकम अनाउंस की थी, जो इनाम अनाउंस किया था कौमी क्रिकेट टीम के लिए, वो $1 लाख पर खिलाड़ी के हिसाब से उन्होंने अनाउंस किया था। अगर मैनेजमेंट को मैं उसमें शामिल कर लूँ तो 14 प्लेयर मैनेजमेंट के हैं, उनको भी उतना ही इनाम दिया जाता है। तो कुल 29 लोग हैं। तो मैं ये कहूँगा कि $16 लाख एक तरफ और $29 लाख एक तरफ। दुनिया में इस बात का तो चर्चा किया जा रहा है कि $16 लाख जीतने वाली टीम को मिलेंगे, लेकिन किसी का शायद इस तरफ फोकस नहीं किया है कि पाकिस्तान टीम अगर इस वर्ल्ड कप को जीत कर आती है तो फिर उनको कितने पैसे मिलेंगे? $29 लाख। मतलब हर प्लेयर को और हर ऑफिशियल को अगर $1 लाख मिलता है तो $29 लाख बनते हैं। तो हम उसको जमा कर लें अगर पाकिस्तानी रुपयों में, तो तकरीबन वो 90 करोड़ रुपए की रकम बनती है, जो कि दुगनी है। ICC ने जो अपनी जो अनाउंसमेंट की है उस हवाले से। एक और ख़बर है कि आज़म खान शदीद गुस्से में हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनकी मीम्स बनाई जा रही हैं, उनकी कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जिनमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी दिखाई दे रही है और उनको ट्रोल किया जा रहा है कि वो शायद सिफारिश के बलबूते पर आए हैं और जो क्रिकेट के जो मैकेनिज़्म है, जो क्रिकेट की ओरिजिनलिटी है, उससे हटकर उनको जो है वो सेलेक्ट किया गया। तो उसके ऊपर वो काफ़ी मायूस दिखाई देते हैं। वो जो अपनी वीडियोस हैं उनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी मायूसी का इजहार किया है। आज एक और मैच खेला गया जिसमें साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को वन साइडेड मैच के जो अंदर शिकस्त दी। अब से कुछ देर पहले उस मैच का जो फैसला हुआ जिसमें श्रीलंका की टीम सिर्फ 77 रन बना सकी और साउथ आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर उसको पूरा कर लिया, लेकिन 16 ओवर खेले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बात कर रहे थे इस शो से पहले भी कि पिचेस जो हैं वो ड्रॉप इन पिचेस आई हैं। ड्रॉप इन पिचेस के अंदर
अगर हम बात करें, अगर टर्निंग, अगर आप बॉल्स की मूवमेंट को देखें तो बॉल रुक कर भी आ रहा है, बॉल स्पिन भी हो रहा है। फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा तभी होगा अगर वो अपनी लाइन और लेंथ को और जो मुखालिफ टीम है उसको देखकर अगर वो खेलेंगे। तो आज के मैच में श्रीलंका की टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो इंतहाई मायूस कुन रही। सिर्फ 77 के मजबूत स्कोर के ऊपर उनकी पूरी टीम चलती बनी। और जो हमने देखा है कि जो स्पिनर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। गो कि पाकिस्तान के पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन फ़ायदा मुझे अब तक यही लग रहा है कि आईसीसी जिस तरह से इन्फ्लुएंस कर, भारत जिस तरह से आईसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रोब रखता है, उनकी बहुत ज़्यादा बातें मानी जाती हैं। उन बातों को देखते हुए मेरा ख्याल है कि पिचेस का जो है वो मेयार उसी तरह से लगता है। और पाकिस्तान को एक भी प्रैक्टिस मैच नहीं दिया गया कि वो जाएं और जाकर अमेरिका की सरजमीन के अंदर जो पहली दफ़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर अपनी जो प्रैक्टिस कर सके। उन्हें उससे पहले इंग्लैंड के अंदर जो सीरीज़ दी गई 4 मैचेस थे, 2 मैचेस वॉश आउट हो गए, लेकिन सिर्फ 2 मैचेस जो हमने खेले हैं उन 2 मैचेस में भी कौमी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही। तो जो क्रिकेट शायकीन है ओवरऑल वो यही सोचते हैं कि शायद हमारी जो टीम है उसकी जो फॉर्म है वो नहीं लगी हुई। तो भारत के साथ जब मुकाबला होगा, जिसका ना सिर्फ पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट शायकीन को इंतज़ार है, उसका इंतज़ार दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन को है, क्योंकि ये वो वाहिद मैच होता है जो वर्ल्ड कप हो, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी हो, वनडे हो, T20 हो, ये वो एक मैच होता है जो कि हमेशा से इनका मुकाबला जो उनको एक पूल में रखा जाता है और फिर उनका जो मुकाबला होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र होती है। एक और भी वजह है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू की अगर बात करें तो पाक भारत क्रिकेट मैच से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है और इसकी जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन बहुत देर पहले सेल हो जाती हैं। और इस मरतबा भी यही हुआ कि जब पाक भारत मैच की टिकट्स जो है वो सामने आई तो चंद घंटों के अंदर ही तमाम की तमाम टिकट्स जो सोल्ड आउट हो गई। तो इस तरह से पाकिस्तानी शायकीन को और भारतीय शायकीन को बेताबी से इंतज़ार है। हम बहुत सारे मुकाबले देखते तो चले आ रहे हैं कि जब पहला मैच शुरू हुआ कनाडा का और यूएसए का सॉरी, लेकिन उसके साथ साथ अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट शायकीन की जो दिलों की धड़कनें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही हैं और उनको सिर्फ इंतज़ार है कि कब पाक भारत जो मैच है उसका जो टाकरा है वो देखने को मिले और जो एक्साइटिंग क्रिकेट है जिसका सबको इंतज़ार है। क्योंकि हाल ही में अगर हम बात करें तो भारत ने अपने मुल्क के अंदर जो लीग खेली है उसमें बहुत ही तगड़े मुकाबले देखने को मिले हैं। 250 से 250 तक रन्स बने हैं 20 ओवर्स के अंदर। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारा यही एक अलमिया है कि हमें जो रन रेट है उसके ऊपर हम बात करते हुए दिखाई देते हैं। हमारी टीम 20 ओवर मुकम्मल नहीं खेल पाती है। जो हमारा ओपनिंग स्टैंड है कभी उनके ऊपर हमें बात करने को मिलती है कि अभी हमारा ओपनिंग जो पेयर है वो सेट नहीं हो पा रहा। सायम अयूब को हमने चेक कर लिया, वो कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद अगर हम बात करें बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी की, वो जोड़ी भी हमें अभी तक चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गो के लास्ट मैच के अंदर जो इंग्लैंड के साथ हमारा हुआ था उसके अंदर इब्तदाई जो रन्स थे वो हमें देखने को ज़रूर मिले थे, लेकिन अभी तक हम सिर्फ उसी सिचुएशन में चल रहे हैं कि अभी हमने तजर्बात जो हैं वो जो किए हैं, हम अपना जो लाहे अमल है, जो हम अपनी प्लानिंग है उसको फाइनल नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो 11 साइड देख रहे हैं उसके अंदर हमने ये अपने ज़राए से मालूम किया है कि माद वसीम और इब्रार ये दोनों ही स्पिनर्स के तौर पर जो है वो टीम के अंदर आएंगे वापस। और उसके बाद उनको जो फास्ट बॉलर जो हैं वो नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ़ के साथ जो है वो टीम जाएगी। और उसके साथ अगर हम बात करें ओपनिंग पेयर की मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम है। और अगर उसके बाद हम बात करें नीचे से अगर वन डाउन और मिडल ऑर्डर की बात करें तो उस्मान खान को जो है वो आजमाने का फ़ैसला किया गया है। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जितने भी मैचेस होंगे उस्मान खान को जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। नीचे से इफ्तिखार है हमारे पास, उसके बाद फ़खर ज़मान हमारे साथ मिडल ऑर्डर में खेलेंगे। सो ये ओवरऑल जो हमारी अभी तक प्लेइंग साइड है। रिजवान से जो है वो विकेट कीपिंग करवाई जाएगी या फिर उस्मान को जो है वो विकेट कीपिंग के लिए मौका दिया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है और किस तरह से कौमी टीम जो है वो अपना
पहला मुकाबला जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है उनके ख़िलाफ़ खेलने जा रही है, और बहुत सारे क्रिकेट पंडित यही कह रहे हैं कि ये पहला मुकाबला भी देखने के काबिल होगा। जिस तरह से यूएसए की टीम ने कनाडा को शिकस्त दी, एक सीजन्स टीम थी यूएसए की जिनको कनाडा की, जिसको यूएसए ने बड़ी आसानी से शिकस्त दी, और 197 रन का जो टारगेट था उससे महज 17 कुछ बॉलों के ऊपर जो है उसको मुकम्मल किया। तो ख़तरे की घंटी ज़रूर बजी है। तो T20 क्रिकेट में वैसे भी कहा जाता है कि T20 जो क्रिकेट है वो भी अनप्रडिक्टेबल होती है, चाहे हल्की टीम भी हो, कहीं पर अगर आपके 4 ओवर अच्छे हो जाते हैं तो फिर मुखालिफ टीम चाहे जितनी मर्जी तगड़ी हो, आप जो कमज़ोर टीमें उन्हें काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन अब तक की है। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं याहिया कयूम ख़ान, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और हाल ही में अमेरिका के अंदर ही ये अपनी ब्रॉडकास्टिंग स्टडीज़ जो है वो उसको मुकम्मल कर रहे हैं। क्रिकेट भी खेली है उन्होंने जूनियर लेवल के ऊपर। अगर इनके फादर की बात करें तो वो भी पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ रहे हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। याहिया, ये बताइएगा कि जिस तरह से स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड कप का, बहुत सारे क्रिकेट पंडित ये सोच नहीं रहे थे कि इस तरह का स्टार्ट होगा और जो बड़ी टीम है उनके लिए ख़तरे की घंटी बज जाएगी। स्पेशली मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ कि यूएसए की टीम जिस तरह से उन्होंने पहले ही मैच के अंदर कनाडा को शिकस्त दी, और फिर पहला मैच क्यों हम इतनी अहमियत दे रहे हैं इस बात को, क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच भी यूएसए के साथ है। और विकेट्स की बात करें तो विकेट्स भी उस तरह से नहीं है कि पाकिस्तान टीम में वहाँ बहुत ज़्यादा मैचेस खेले, इवन एक भी मैच वहाँ नहीं खेला है। तो क्या देख रहे हैं सारे सिनेरियो में? जी, अगर इस साल के वर्ल्ड कप को आप देखें तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल सा वर्ल्ड कप है और बहुत ओपन है सारी टीम के लिए। और यहाँ की जो विकेटें हैं, अब आज के भी मैच को अगर हम देखें तो बहुत अनइवन सी पिच है, और ऐसा लग रहा है कि पर्थ आ गई है यूएस में और काफी अनइवन बाउंस आता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इवन दो आज 78 चेज हो रहा था, लेकिन 17वें ओवर तक आज ये लेके गए हैं। डैलिस की पिच को अगर हम देखें तो एक बहुत बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, इसलिए आपने देखा कि यूएस ने कोई अराउंड 197 चेज कर लिया था इन 18 ओवर्स। तो अगर हम न्यूयॉर्क और डैलिस की पिच को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये ड्रॉप इन पिचेस हैं, और ड्रॉप इन पिचेस आपको पता है कि आरजी पिचेस बनाई गई हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं वो अनप्रडिक्टेबल तो हैं, लेकिन वो हमेशा से उन्हें रीड करने के लिए जो सिचुएशन है उसके अंदर ख़ुद को ढालने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो पाकिस्तान की टीम के पास तो टाइम नहीं है। तो अमेरिका की टीम तो बहुत अरसे से इस वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, और ख़ास तौर पर अगर मैं भारत की बात करूं, अगला मैच हमारा भारत के साथ है, तो ये दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ आएंगी। अगर नहीं है तैयारी में तो हम नहीं हैं। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान के साथ जो बैड लक हुई है कि जो आपकी 4 T20 आई थी इंग्लैंड के साथ हुई थी, उसमें से 2 मैच तो वॉश आउट हो गए आपके। और मुझे लगता है कि वो सीरीज भी थोड़ी सी अनलकी थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि विकेटें बहुत फर्क हैं। इंग्लैंड की और यूएस की विकेटों में बहुत फर्क है। तो जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती ये होगी कि इंडिया को मिल गई है प्रैक्टिस यूएस की पिचेस पर, और उनको अंदाजा हो गया है, देयर फेमिलियर कि किस तरह बॉल टर्न हो रहा है, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, लग के बाहर आ रहा है। जैसे आपने वार्म अप मैच में भी देखा होगा जो लिटन दास को बोल्ड किया था अर्शदीप का, बड़ा अच्छा इनकटर हुआ था। तो ये पाकिस्तान को नुकसान दे सकता है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल सा वर्ल्ड कप है। मुझे जो लगता है टॉस विल बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि आपने आज देखा आज भी श्रीलंका ने एक थोड़ा ब्लंडर मारा टॉस के अंदर, जिसमें वो उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला ले लिया, जो कि मुझे लगता है थोड़ा गलत हो गया डिसीजन। क्योंकि आज भी देखें कि क्योंकि जब आपका टारगेट होता है इन माइंड तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है ऐसी मुश्किल विकेट पे बैट रहे जहाँ पे द बॉल इज डूइंग अ लॉट। ये मुझे जो पिचेस दिखाई दे रही हैं वो पिचेस मुझे लग रही हैं जैसे श्रीलंकन कंडीशन के अंदर थोड़ा मडी सा थोड़ा फंस के बॉल आता है, और स्पिनर्स को बहुत फ़ायदा करता है और उन बॉलर्स को फ़ायदा करता है जो अपनी लाइन को कंटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं अपनी लाइन को, अपनी लेंथ को मेंटेन करते हैं, उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जोर लगाएगा, बैट्समैन के पास बॉल करेगा, बैटर के पास, तो फिर उनको रन्स भी होंगे। और स्पिनर्स के लिए एक उनका फ्लो जो है, उनकी रिदम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर अगर बात करें इंडियन स्पिनर्स तो बहुत रिदम के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो स्पिनर्स को बहुत फ़ायदा देने जा रहा है ये वर्ल्ड कप।
फायदा मिल ही रहा है। और उसके साथ अगर आपने आज नोट किया होगा, बॉलिंग कंडीशंस तो फ्रेंडली थी और बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को स्पेशली फायदा मिल रहा था। लेकिन आपने नोट किया होगा श्रीलंकन बॉलर्स और जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स वो बाजू नहीं खोलने दे रहे थे एक दूसरे के, कि वो लाइन और लेंथ उन्होंने कायम रखी कि उनके बिल्कुल बाजू नहीं खोले रहे थे। सिवाय गेंद के जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक छक्का मारा था मार्करम ने, वो तो बिल्कुल ही हाफ वाली थी। लेकिन एक जो चीज नोट की है, जिस तरह पथिराना ने कोई 2-3 बॉलिंग कराई है जिसमें उसने बिल्कुल भी बाजू नहीं खोलने दिए और उसकी लेंथ कायम रही, जिसमें उसने कोई 3 यॉर्कर्स मारे जिसमें क्लासन बीच में गिरा भी था। तो ये एक अच्छा फैक्टर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर्स को एक एज मिल रहा है यूएस में, तो आई थिंक जो आपकी पेस फैक्ट्री है, पेस बैटरी है, उनको बहुत फायदा मिलेगा, स्पेशली हारिस रऊफ को। लेकिन क्योंकि ही इज सिमिलर टू दीज कंडीशंस ना, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी खेली हुई है मेलबर्न की तरफ से। देखिए हारिस को तो आप कह रहे हैं क्योंकि वेरिएशंस बहुत करता है, स्लोअर वन बहुत करता है और फिर वो अपनी जो बॉल है उसको आगे पीछे बहुत करता है। लेकिन अगर हम पेस अपनी फैक्ट्रीज की बात कर लेते हैं कि नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी वो दोनों ही बॉल ज़्यादा आगे डालते हैं, तो आगे डालने से आपको क्या लगता है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत कम करते हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करें तो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को ही इंग्लैंड के खिलाफ भी अगर देख लें तो जोफ्रा आर्चर ने भी सबको पीछे कर करके डराया हुआ था, ये वो पीछे करता तो ज़्यादा बॉल अंदर आता है। और यही बात आपने भी की है कि जितने बॉल बॉडी के अंदर आएंगे उन्हें खेलने में मुश्किल होगी। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उनके बारे में क्या है, उनको तो बॉल अंदर आता हुआ वैसे भी बड़ी मुश्किल होती है। बाबर को भी जब बॉल इन स्विंग होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, क्योंकि ऑन साइड पे खेलता नहीं है वो। देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात की। सबसे पहले तो आपकी बात तो मैं जाऊंगा जिसपे आपने कहा था शाहीन अफरीदी की। देखिए शाहीन अफरीदी जो आगे करता है वो ही गोज फॉर द स्विंग, और अगर आपने उसके कोई पिछले 10-15 मैच देखें, उसके पहले 4 बॉल बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन वो गलत वक्त पे चौका खा देता है। और उसके जो पहले 4 बॉल होते हैं उसकी लेंथ बहुत अच्छी रहती है, लेकिन चौथे बॉल पे फिर वो चौका खा लेता है। और जब हम बात करें बाबर की कि किस तरह अंदर वाले बॉल पे उसको देखे, तो ये आपने एशिया कप में भी देखा होगा, हार्दिक पांड्या से उसको मसला हुआ। पूरे मतलब ये जो अभी महीने गुजरे हैं बाबर को मसला हुआ है। लेकिन अगर आप T20 क्रिकेट की बात करें तो हमने ये नोट किया था कि बाबर की जो 1 डाउन वाली पोजीशन है वो उसके लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, इसलिए बॉल पुराना हो जाता है, थोड़ी रिदम बाबर का उस तरह नहीं होता, नया बॉल की मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है, फीट मूवमेंट स्लो है। अब ये पोजीशन है वो बाबर के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अब आपने वही वाली बात के सबने चेक कर लिया कि बाबर ऑन साइड पे बहुत हल्के हैं, और ख़ास तौर पर आपको लगता है कि जो अमेरिका की पिचेस हैं बॉल रुक रहा है, चाहे वो फास्ट बॉलर वही है जो एफर्ट करके पीछे कर रहा है, और पीछे करके ही, क्योंकि जब बॉल रुक कर आता है तो अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते तो आप ना हुक अच्छा कर सकते हैं ना पुल अच्छा कर सकते हैं। अगर पीछे बॉल पेस के साथ आए तो फिर हुक और पुल अच्छा होता है। आपको लगता है कि ये इन पिचेस के ऊपर आपको पूरा टाइम लेकर खेलना होगा और बहुत जल्दी नहीं करनी होगी पुल और हुक के लिए? अगर आपने आज के मैच में भी नोट किया होगा तो 6 ओवरों तक तो मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, एयर में भी थी बहुत ज्यादा मूवमेंट, और लग के भी बाहर और अंदर आ रहा था। तो आज भी देखें साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने जो किया है, उन्होंने बड़े देखभाल दिमाग के हिसाब से ये चेज किया है। उन्होंने रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, जो एक बहुत जरूरी फैक्टर है यूएसए की पिचेस में, जितना ज्यादा रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक होगी उतनी ज्यादा फायदा होगा बैटिंग साइड को, एंड वो समथिंग इसमें बाबर अच्छे हैं। एंड एज एन ओपनर वो उस तरह जब इस तरह की पिचेस होती हैं आपको एक रिस्क फ्री बैटर चाहिए जो आपकी इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक फखर और रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि फखर वो वाली शॉट खेल सकता है, क्योंकि दायरा होता है, बाउंस मिलेगा फखर को, कट पुल लग सकती है। और जब बाबर की पोजीशन जो 1 डाउन है उसमें वो आपकी इनिंग्स को बिल्ड करके वो एक ऐसी पोजीशन में ला सके जहां पे ऑपोजिशन को मसला पड़ सकता है। अच्छा, व्हाई नॉट उस्मान खान को अगर पीएसएल के दौरान अगर देखें तो जो टॉप स्कोरर रहा है तो फिर उसको टॉप पोजीशन पर ही खेला है, उसको हम पीछे क्यों धकेल रहे हैं? हम उसको क्यों नहीं चांस दे रहे? अगर आपके पास कोई ओपनर सेट नहीं होता तो फिर आप लेके आओ ना। आपने साइम अयूब को इतने चांसेस दिए, तो व्हाई नॉट उस्मान खान? जी इमरान भाई, इशू ये है कि आप इस वक्त 4 से 5 ओपनर्स को टीम में रख रहे हो,
फ़खर नीचे परफॉर्म भी तो कर रहा है ना, फ़खर नीचे से स्कोर कर रहा है ऑलरेडी, तो क्योंकि वो लंबे हाथ से खेलता है तो स्पिनर्स को दूर से भी खेल जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि उस्मान खान के अंदर ये एबिलिटी है। आपको क्या लगता है? स्कोर कर रहा है, लेकिन आपने नोट किया होगा फ़खर के जो 3 से 4 मैच गुजरे उसने स्कोर तब किया जब वो पावर प्ले में आया, तीसरे ओवर में, जब रिजवान या साइम जल्दी आउट हो जाते हैं। पिछले मैच में देखते हैं अभी फ़खर जब 6 ओवर गुजर जाते हैं तो फ़खर जब आया है तो क्या उसने 8 मारा है 9 बॉलों पे और आउट हो गया है। तो फ़खर को स्पेशली जिस तरह का वो प्लेयर है, बिग मैच का प्लेयर है, वो उसको पावर प्ले चाहिए ताकि वो सेट हो जाए, उसको रिदम मिले। और यही उस्मान खान की भी इनिंग्स आप देखें, उस्मान खान ने बड़ी सेंसिबल इनिंग्स खेली है पिछले मैच में जो इंग्लैंड के खिलाफ है, क्योंकि जो मुझे लगता है उसने 157 जो मारा हुआ है, अगर उस्मान खान का वो 38 ना होता तो आपने तो 120 से ज्यादा करना नहीं था। अच्छा, पूरा ओवर भी तो नहीं खेलते ना हम, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये एक जो ओपनिंग स्लॉट है, आई थिंक फ़खर और रिजवान को ओपनिंग पे जाना चाहिए, और उस्मान खान क्योंकि वो भी इनिंग्स बिल्ड कर सकता है जैसे हमने इंग्लैंड वाले मैच में देखा, तो आई थिंक उसको 2 डाउन पे आना चाहिए। तो एक और भी मसला है हमारे साथ कि हम वनडे क्रिकेट खेल रहे हो तो हमें 50 ओवर खेलने मुश्किल हो जाते हैं, हम 20 ओवर क्रिकेट खेल रहे हो तो हमें 20 ओवर खेलने मुश्किल हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम पैनिक क्रिएट कर जाते हैं। अच्छा स्टार्ट मिला आखिरी जो इंग्लैंड के खिलाफ हमारा मैच था उसमें, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से हम लोग क्लैप्स कर गए और फिर नीचे से आके थोड़ा सा स्कोर होता, तो ये प्रॉब्लम हमारी आपको लगता है कि इसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा? और एक और बात, हमें टीम को तो सपोर्ट करना ही है चाहे जैसी भी है। देखिए टीम आप वो तो हम पेट्रियोटिक लोग हैं, पाकिस्तान हारे पाकिस्तान जीते सपोर्ट तो करना हमारा काम है, हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो उनको प्लेयर्स को कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मिडिल ऑर्डर की आपने बात की, अब देखिए आप आजम खान पे मैं थोड़ा सा टच करूंगा कि आप देख रहे हैं आजम खान को काफी ज्यादा मौके मिल रहे हैं, फिर काफी देर कोई 5-6-7 मैच मिल रहे हैं। Exactly. उस तरह ही इज नॉट परफॉर्मिंग टू द कैलिबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट पेस के अगेंस्ट। अब देखें हर टीम को पता चल गया है कि इसको फास्ट बॉलर आप लगाओ, हर टीम को पता चल गया। मैं आयरलैंड वाली सीरीज, बॉडी मूवमेंट बहुत स्लो है और जितनी देर में वो पीछे जाता बॉल ऊपर चढ़ जाता है। अब लोग कहेंगे कि आप बॉडी शेम करें, लेकिन बिकॉज व्हेन यू कैरी दैट मच वेट आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं कंपेयर टू अ फिट प्लेयर। आपके जब रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाएंगे तो आपको ये पिछले बॉल में दिक्कत होगी। और यही हमने देखा जो मार्क वुड ने किया, उसको पीछे किया। हाँ आई अंडरस्टैंड कि विकेट पे घास था थोड़ा, लेकिन फिर भी अगर कोई होता प्लेयर जिसकी थोड़ी रिफ्लेक्सेस स्विफ्ट होते वो डक करता, तो ये मुझे एक फैक्टर नजर आ रहा है जो इसको मसला देगा वर्ल्ड कप में, स्पेसिफिकली यूएसए में और स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क में। तो ये थिंक टैंक को देखना पड़ेगा कि इसको किस तरह मैनूवर करना है। चलें यही हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी जो गुफ्तगू है उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और एक बार तो आप फिर से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से तोड़ा, लेकिन यहाँ पर एक और हमारे गेस्ट है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अब्दुल रऊफ खान साहब, जो कि इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट है और इंतहाई वसी तजर्बा रखते हैं खेल की दुनिया में, ख़ास तौर पर क्रिकेट के अंदर। रऊफ भाई, हम आपको खुशामदीद कहते हैं क्रिकेट मेला टैलेंट न्यूज़ के ऊपर। और उसके साथ आपको पता है पहले से याहिया हमारे साथ मौजूद हैं, एक यंग ब्रॉडकास्टर, और पाकिस्तान को एक और अच्छे यंग ब्रॉडकास्टर मिलने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग की। रऊफ भाई, आपकी तरफ आते ही बताइएगा कि किस तरह से देख रहे हैं कि जो डबल पेस पिचेस हैं उसने तमाम टीमों को परेशान किया। आज के जो मैं दोनों मैचेस की अगर बात करूं, जो ओमान और नमीबिया का मैच हुआ है वो, और फिर श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच है, दोनों ही लो स्कोरिंग मैच मुझे दिखाई दिए हैं। हालांकि T20 क्रिकेट के अंदर तो लोग चौके और छक्के देखते हैं, जिस तरह से पहला मैच हुआ कनाडा और यूएसए की टीम का, ये दोनों टीमें श्रीलंका और साउथ अफ्रीका बड़ी टीमें थी अगर टेस्ट क्रिकेट टीमों की बात करें तो, लेकिन दोनों एक्सपीरियंस टीमें लो स्कोरिंग, और साउथ अफ्रीका खास तौर पर उसको 77 रन के जो स्कोर था उसको चेज करते हुए भी उनके भी पांव लड़खड़ा रहे थे।
जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन ये वर्ल्ड कप चूंकि दो ममालिक में हो रहा है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, तो आप देखेंगे कि जो मैचेस अमेरिका में खेले जाएंगे, डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में, वहां पे आपको फास्ट बॉलर डोमिनेट करते दिखाई देंगे, और जो मैच वेस्ट इंडीज में होंगे वहां स्पिनर को भी मदद मिलेगी और फास्ट बॉलर को भी। यही अब तक देखा और यही पूरे टूर्नामेंट में चलेगा। तो यहाँ भी जो ये न्यूयॉर्क की पिच पे जो ड्रॉप इन पिच है, जो बिल्कुल नहीं है, हालांकि डलास और फ्लोरिडा की पिचेस जो वो भी ड्रॉप इन है, लेकिन वो थोड़ी यूज टू है, लेकिन ये जो न्यूयॉर्क वाली पिच है ये बिल्कुल उसके ऊपर वर्ल्ड वार्म अप मैच हुए हैं या ये मैच हो रहे हैं वर्ल्ड कप के, तो इसलिए थोड़ा न्यूयॉर्क में जो मैचेस होंगे उसका प्लेयर्स को आइडिया नहीं। और आज भी जब श्रीलंका और इनका मैच देखा, उन्होंने टॉस जीत के पहले इसलिए बैटिंग की कि वो चाह रहे थे कि हम 150-160 करेंगे, लेकिन वो वनिंदु हसारंगा जो श्रीलंका के कैप्टन है, उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि जब हम 2-4 ओवर गुजरे तो हमने सोचा कि 120 अगर कर लें तो ये काफी होगा इस पिच पे। तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक अडाप्टेशन भी जो है वो भी प्लेयर्स की एक इजाफी खूबी होगी कि आप पिच को एक दम से उसको अडाप्ट करें, जिस तरह के आपने देखा कि श्रीलंका नहीं समझ पाया अपने इस पिच को, हालांकि वो टॉस भी जीते हुए थे, लेकिन वहां पर वो ब्लंडर कर गए, और टॉस के अंदर भी अगर वो चाहते तो पहले फील्डिंग कर सकते थे, उस पर बैट्समैन एडजस्ट कर जाता। डबल पेस और लो बाउंस पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए, और यही हमने इस मैच में देखा। और अब देखें कि इसमें ये कितनी मुश्किल विकेट थी कि 21 ओवर डॉट बॉल खेल गई दोनों टीमें, और ये रिकॉर्ड समझ लें कि सेकंड हाईएस्ट है, 127 था शायद आयरलैंड और कनाडा का आज से 17 साल पहले, और ये एक रिकॉर्ड बना के 127 डॉट बॉल हो गई इस मैच में, और सिर्फ 6 चौके लगे दोनों टीमों की जानब से और 6 ही छक्के। तो वजह इसकी विकेट है, और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि आने वाले जो मैच आगे होंगे 3-4 मैचेस के बाद, तो उसमें कोई बैट्समैन और समझ सके विकेट को और थोड़े हमें हाई स्कोरिंग मैच दिखाई दें। जबकि डलास, जहां पे आपने कहा कि कनाडा और अमेरिका का मैच जो हाई स्कोरिंग हुआ, उस पिच पे जो भी मैच होगा वो हाई स्कोरिंग ही होगा, और पाकिस्तान का मैच भी अमेरिका के साथ उसी पिच के ऊपर है, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है टूर्नामेंट शुरू होते ही कि उनका पहला मैच एक ऐसी विकेट पे है जो कम से कम इवन बाउंस है, जिसके ऊपर डबल पेस नहीं है। हाँ, उसके ऊपर भी शुरू के ओवर जो 5-6 हैं उसमें मुश्किल है, बॉल स्विंग भी होता है। तो लेकिन भाई आपने ये तो कहा कि खुशकिस्मती है कि वो इवन बाउंस पिच है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने उस मैच जो पहला मैच खेला था उसमें बड़े अच्छे मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की थी। तो कहते हैं T20 के अंदर किसी भी टीम को हल्का नहीं लेते, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम को हल्का नहीं लेना अमेरिका को, और उस तरह से अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आना, बड़ी समझदारी के साथ, ना सिर्फ तमाम प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, कप्तान को भी अपने खुले दिमाग से आना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और जो पाकिस्तान का ग्रुप है उसमें पाकिस्तान के पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं, क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच ऑलरेडी हमारा टफ है। आयरलैंड अमेरिका में से अगर हम कोई एक भी मैच अगर हारते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अगले राउंड तक रिसाई, बारिशें भी हो सकती हैं, 1 पॉइंट भी आ सकता है। जहां तक आपने अमेरिकन टीम की बात की, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकन टीम बड़ी बैलेंस टीम है। स्टीव टेलर, मनाग पटेल उनके जो कैप्टन हैं, एंड्री गॉस जिन्होंने निफ्ट सेंचुरी की, और एरन जोन्स जिन्होंने तहलका मचा दिया, 10 छक्के लगाए। उसके बाद कोरे एंडरसन है, नीतीश कुमार है, और इस टीम के 4 साल से इंडियन कोच हैं एरन कुमार। तो वो भी देखें 200 मैच फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी के और लिस्ट ए के खेले हुए हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छी अमेरिकन टीम की जो बात यह है कि इसमें 2 साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं, 3 कैरेबियन खिलाड़ी हैं जो इधर ही खेलते हैं, एक न्यूजीलैंड के हैं, 2 साउथ अफ्रीकन हैं और 3 इंडियन हैं। तो इस तरह ये एक बड़ी बैलेंस टीम है और सारे यंग प्लेयर हैं। हमने देखा था कि जो इस तरह की टीमें आती थी, युगांडा, कनाडा, पापुआ न्यू गिनी, यूएई, माजी में हम देखते थे कि उनमें उम्र सीधा प्लेयर होते थे, जबकि अमेरिका की टीम बहुत यंग है और पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा वो फील्डिंग भी उनकी बेहतर दिखाई दी पहले मैच में। और उनके पास सिर्फ एक कमी है कि फास्ट बॉलर उनके पास थोड़ा एक कमी है। एक अच्छा फास्ट बॉलर होता तो मैं यकीनन कहता कि पाकिस्तान को वो मुश्किल में भी डाल सकते थे और परेशानी में भी। ठीक है, यही आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से रऊफ भाई कह रहे हैं कि पहला मैच पाकिस्तान का अमेरिका के साथ है और
अनप्रडिक्टेबल किसी भी टीम को कहा जा सकता है। आपने भी अपने इब्तदाइये में यही कहा कि ये टूर्नामेंट पूरा ही अनप्रडिक्टेबल दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या स्ट्रेंथ और क्या स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान को आना पड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, विकेटों का बहुत फर्क है डैलस की और न्यूयॉर्क की विकेट की, क्योंकि आपने नोट किया होगा कनाडा और यूएसए के मैच में दोनों इनिंग्स बहुत हाई स्कोरिंग थी। उन्होंने भी कोई 190 प्लस किया और यूएसए ने भी चेज किया 190 प्लस, और वो भी 197। तो उन्होंने भी 18 ओवरों में चेज किया। तो जो मुझे फील हो रहा है, जिसका 2023 के वर्ल्ड कप में बेंगलुरु की पिच थी इन ओडीआई वर्ल्ड कप में, जहां पे हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे थे, तो क्योंकि अब कनाडा की बॉलिंग अटैक उस तरह नहीं है कंपेयर टू पाकिस्तान, तो आई थिंक पाकिस्तान को ये एज तो मिलेगा, लेकिन ये है एक अनप्रिडिक्टेबल सा वर्ल्ड कप। तो जैसे मैंने पहले कहा था, अगर पाकिस्तान बाजू ना खोलने दे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम का कुछ नहीं पता, और पाकिस्तान भी पहली बार यूएस को खेलेगा, तो पाकिस्तान को की टैक्टिक्स वो नहीं जानते, पाकिस्तान का गेम प्लान क्या होगा, तो उस हिसाब से पाकिस्तान को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये है एक बैटिंग फ्रेंडली पिच, तो होपफुली एक हाई स्कोरिंग गेम। तो रन्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो टॉस जीतकर ऑब्वियसली वो पहले फील्डिंग करेंगे, अगर बैटिंग आ जाती है पहले पाकिस्तान की, तो रन्स कितने जो है वो इनफ होंगे यूएसए के लिए? देखें, पाकिस्तान एक एसोसिएट ऑब्वियसली टीम है ये, एंड पाकिस्तान का एम ज्यादा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान एम कर रहे कि जी 190 हमने करना है, तो ये एक T20 माइंडसेट के हिसाब से बहुत गलत है। आई थिंक पाकिस्तान को 210 प्लस एम करना चाहिए, क्योंकि अगर 230 का एम रखेंगे तो 210 होगा। मतलब आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास तो अगर इस मैच को लूज करता है तो बहुत नुकसान है, यूएसए अगर लूज करता है तो उनके लिए इतना बड़ा नुकसान नहीं है, वो तो ऑल आउट जाएंगे, वो तो किल करने जाएंगे, वो तो कम प्रेशर के साथ खेल रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको लगता है कि प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा होगा? प्रेशर उस हिसाब से होगा क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप 2022 के पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि मेंटली वो बहुत डिस्टर्बिंग था पाकिस्तान के लिए। अब एक फायदा जो पाकिस्तान को मिल रहा है, उनको इंडिया वाला मैच पहले नहीं मिल रहा, उनको पहले ये यूएसए वाला मैच मिल रहा है। तो एक पहले ही आप इंग्लैंड से सीरीज अभी हार चुके हो, तो ये एक कैजुअली पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह का वर्ल्ड कप है और जिस तरह के आउटकम्स आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, ये कैजुअल माइंडसेट के साथ नहीं जाना चाहिए। और अगर ये जीतते हैं, ये एक अच्छा बूस्ट होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो इंडिया वाला मैच होगा उसमें देखेंगे ऑल आउट। ओके, तो भाई आप क्या कहेंगे कि अब यहाँ पर प्रेशर किसके ऊपर है? पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ज्यादा है या यूएसए के ऊपर ज्यादा है? क्योंकि वो तो पहला मैच भी जीत चुके हैं और फिर उन्होंने पाकिस्तान को बहुत खुले हाथों से खेलना है। बिल्कुल आपने सही कहा, जब इस तरह का मैच होता है कोई छोटी बड़ी टीम का, रैंकिंग के हिसाब से भी और वैसे भी वो मेजबान के तौर पे खेल रहा है और 20 टीमों की वजह से अमेरिका इस वर्ल्ड कप में शामिल है, लेकिन दबाव ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम के ऊपर होगा, क्योंकि ये छोटी टीम है, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये अच्छा मैच भी खेल जाते हैं, पाकिस्तान को अगर बैकफुट पे भी लेके चले जाते हैं, भले हार जाए तो फिर भी ये इनकी दुनिया क्रिकेट में जीत समझी जाएगी। लेकिन जो ये जो लास्ट की विकेट है उस पे शुरू में डबल पेस है, और पाकिस्तान टीम का हमने देखा है कि कॉम्बिनेशन को छोड़ दें, फील्डिंग को छोड़ दें, आप पाकिस्तान की के बॉलिंग कॉम्बिनेशन को भी छोड़ दें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो खामी मैंने देखी पिछले 3-4 साल में जो क्रिकेट पाकिस्तान खेलता है, पाकिस्तान में खिलाड़ियों में ग्राउंड अवेयरनेस नहीं होती, पिच की अडाप्टेशन में पाकिस्तान बड़ी टीमों में प्रोफेशनलिज्म कम दिखाई देता है, डायमेंशन ग्राउंड की भी देखने में पीछे, और कॉम्बिनेशन आप पिच कह रही है कि 4 बॉलर फास्ट खिलाएं और हम 2 फास्ट स्पिनर खिला देंगे, तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि ये पिच जो लास्ट की है वो 2 स्पिनर वाली नहीं है प्रॉपर। आपको अगर स्पिन की कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप इफ्तिखार से करवा सकते हैं, आपको यहाँ 1 स्पिनर और 4 पेसर के साथ जाना पड़ेगा। और वाहद ये चीज जो मैंने अमेरिका की टीम में देखी है कि वो बाउंसर पे थोड़े रिलेक्टेंट है, और ऑब्वियसली वो इतने तेज बॉलर कभी खेलते भी नहीं होंगे अपनी आम रूटीन की क्रिकेट में जो लीग होती है नीचे आईसीसी डिवीजन क्रिकेट। तो यहाँ पे एक जो पाकिस्तान को प्लस पॉइंट है वो फास्ट बॉलिंग और शॉर्ट पिच बॉलिंग है जो बॉडी के ऊपर है, ये एक हथियार हो सकता है
चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी टीमें यही यूज करती हैं कि शॉर्ट पिच पे हम आउट होते हैं, तो ये इनकी भी एक कमजोरी है। अदरवाइज ठीक है, ओके याहिया और रऊफ भाई कह रहे थे कि दोनों जो टीमें हैं उनके ऊपर प्रेशर किसके ऊपर होगा। ऑब्वियसली अमेरिका के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर इस मैच को लूज़ करता है तो वर्ल्ड कप के अंदर एक और बड़ा प्रेशर उनके सर पर होगा। इसी गुफ्तगू के सिलसिले को हम एक ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा से शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्रिकेट मेला 2024 टैलेंट न्यूज़ के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट्स याहिया खान और अब्दुल रऊफ। दोनों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। पाकिस्तान और अमेरिका की जो मैच होने जा रहा है उस हवाले से बात हो रही थी कि प्रेशर किसके ऊपर होगा, लेकिन आज बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कल वाले मैचेस के ऊपर भी कि कल किस किस के मैचेस होंगे। और आपको बताते चले कि कल फिर से 3 मैचेस हैं। नेपाल और नीदरलैंड के दरमियान मैच है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड मैच और अफगानिस्तान युगांडा मैच है। रऊफ भाई, तीनों मैचेस ऐसे हैं जिनमें से हम एक मैच के ऊपर कह सकते हैं कि हाँ, एक मैच जो है वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का, इसके ऊपर काफ़ी नज़र होगी। अफगानिस्तान को भी मेरा ख्याल है कि इस मैच को जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर इवन मैच की बात करें तो नेपाल और नीदरलैंड का मैच हमें, आपको लगता है कि कुछ फंसकर मैच होने वाला है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अफगानिस्तान और युगांडा का मैच है और ये वेस्ट इंडीज में है प्रोविडेंस में, और इंग्लैंड स्कॉटलैंड का ब्रिजटाउन में है। अगर दोनों टीमों को देखें तो अफगानिस्तान ऑब्वियसली ये मैच आराम से जीत जाएगा, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में भी जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड हो जाता है। तो यहाँ एक्सपीरियंस का डेफिनेटली फर्क होगा, और इंग्लैंड की टीम क्योंकि ब्रिजटाउन और प्रोविडेंस की पिचेस या ऐसी हैं वेस्ट इंडीज की कि इसके ऊपर छोटी टीम जो है या स्कॉटलैंड या युगांडा जैसी टीम, इनका अपसेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंसिबल क्रिकेट खेलने की जरूरत होती है, और वो ऑब्वियसली वही टीम खेलती है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। अफगानिस्तान की टीम एक मुकम्मल पैकेज है, उनमें फास्ट बॉलिंग भी अच्छे हैं और स्पिनर भी अच्छे हैं, और उनके बैट्समैन भी फॉर द टाइम भी बहुत अच्छे हो चुके हैं, दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये तो एक मैच मुझे वन साइडेड भी दिखाई दे रहा है, और इंग्लैंड वाला भी मैच ऐसे ही है। अलबत्ता नीदरलैंड नेपाल है, नेपाल ने चूंकि 1-2-3 साल में अपनी क्रिकेट को बहुत इम्प्रूव किया है, अगरचे लामी चैन इनके जो लेग स्पिनर है वो नहीं आए, उनको वीजे का कोई मसला हुआ, तो ये इनको कमी नेपाल को महसूस होगी। लेकिन नीदरलैंड की टीम भी एक अच्छी है और इसमें भी अपसेट करने की सलाहियत है, और ये एक अच्छा मैच होगा, इसको कांटेदार कहा जा सकता है। नीदरलैंड माजी में एक अपसेट कर चुकी है, मैच हुआ था, और ये मैच भी हमें बताएगा कि डलास की जो पिच है वो हाई स्कोरिंग ही है, ये मैच बताएगा, या सिर्फ वही मैच हाई स्कोरिंग हो गया भाईचा। बिल्कुल ठीक है। यही आप क्या कहेंगे कल होने वाले जो 3 मैचेस हैं, जिस तरह के रऊफ साहब ने कहा कि अफगानिस्तान, युगांडा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वाला मैच तो वन साइडेड दिखाई दे रहा है, लेकिन नेपाल और नीदरलैंड का जो मैच है वो कहीं ना कहीं टाकरा दिखाई देगा हमें। लेकिन ये कल है तो ट्रिपल हेडर, तो सारे क्रिकेट फैंस पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड कप देख रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा दिन होगा। देखिए, नेदरलैंड्स का आपने पोटेंशियल देखा है इन आखिरी 2 वर्ल्ड कप्स में। 2022 में जैसे उन्होंने अपसेट कॉज की, और पाकिस्तानी फैंस तो होंगे भी नेदरलैंड्स के साथ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मदद की पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने में। तो क्योंकि कल आप देखेंगे कि जो ये हल्की टीमें, एसोसिएट टीम्स, वो मसला दे सकती हैं, लेकिन आई थिंक नेदरलैंड्स क्योंकि उन्होंने ओवर द इयर्स एक बहुत इम्प्रूव्ड क्रिकेटिंग नेशन है, ओवर द इयर्स उन्होंने बहुत इम्प्रूव अपनी क्रिकेट की। लेकिन नेपाल भी मेरा ख्याल काफी इम्प्रूव कर चुका है अपनी क्रिकेट को, भी काफी इम्प्रूव किया है, लेकिन आई थिंक नेदरलैंड्स ने थोड़ा सा उनका जो क्रिकेट का कैलिबर है थोड़ा सा बेहतर है कंपेयर टू नेपाल। इसलिए जैसे आप रीसेंट स्टैट्स को निकाल के देखें, तो जो आप इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को देखें, स्कॉटलैंड ने एक दफा इंग्लैंड को हराया हुआ है ओडीआईज में,
बहुत साल पहले स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को एक ओडीआई मैच में हराया हुआ था, तो स्कॉटलैंड वो भी लेके चल रहा होगा कि हमने एक दफा इनको हराया हुआ है, हमारे में पोटेंशियल है हराने में, और ये है T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में हम हरा सकते हैं, जैसे नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका को हराया है। बिल्कुल। ये इस वर्ल्ड कप में तो बहुत ज्यादा आपको लगता है कि अपसेट्स होने वाले हैं आगे जाके? बहुत ज्यादा अपसेट्स होने वाले हैं, और आप ये भी देखेंगे कि ऐसे अपसेट्स होंगे जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है रो भाई, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है, लेकिन हम थोड़ी चिट चैट की बात भी कर लेते हैं। आजम खान बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है, तो कुछ दिल बर्दाश्ता भी दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि उनके दिल बर्दाश्ता होने के अंदर कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो उनको ज़बरदस्ती खींच के यहाँ तक ले आए? सिर्फ आजम खान पे बात करने से पहले मैं एक चीज इस वर्ल्ड कप के हवाले से बता दूं जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जारी है। यहाँ पे जो टीम ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलने की कोशिश करेगी, जिस तरह हमने आईपीएल में देखा या ऑस्ट्रेलिया में होने वाले लास्ट T20 वर्ल्ड कप में देखा कि आप रिवर्स स्वीप भी मार रहे हैं, स्कूप भी कर रहे हैं, उल्टी सीधी शाटें मार रहे हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उल्टी सीधी शाटें आपको नहीं चलेंगी, दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे प्योरली करेक्टिंग शॉट आपको खेलनी पड़ेगी। एग्जैक्टली बॉल, बिल्कुल बॉल जब फंस के आता है, रुक के आता है, उस वजह से आप कह रहे हैं पिचेस को देखते हुए व्यूअर्स के लिए। दूसरा जो आजम खान है, देखें आजम खान शॉर्ट पिच के कमजोर है, ये हमने PSL में भी देखा, और पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं आना चाहिए जिसकी कोई ऐसी कमजोरी हो। देखें अब आप शॉर्ट पिच नहीं खेल सकते तो दुनिया में 1 मिनट में पकड़े जाएंगे आप। बुमराह है, सिराज हैं, फास्ट बॉलर दुनिया के ये नोकिया है जिन्होंने आज 4 विकेटें ली, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल पे। PSL में आप खेल जाएंगे। हाँ, क्विकली रिप्लाई कीजिएगा, अगर आजम खान को हम बाहर रखते हैं तो किसको लेके आते हैं? एक प्लेयर का नाम बताएं। पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज में मैच है तो वहाँ आजम आपको कारगर साबित हो सकते हैं उनकी। ठीक है रो भाई, यही से पूछ रहे रो भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, यही आपसे पूछूंगा आजम खान की जगह पे आप किसको पिक करते हैं? यही तो इश्यू है ना, आपके थिंक टैंक ने सबसे बड़ा ब्लंडर ये मारा है कि आपने अपने ट्रैवलिंग रिजर्व में, खुदा ना खास्ता अगर इंजर हो जाए आजिम या कोई भी, आपके पास बैकअप है नहीं। अब अगर आप उस्मान खान और आजम खान या बहुत शुक्रिया रऊफ भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। कल 3 मैचेस और होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के अंदर। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 क्रिकेट मेला जो टैलेंट न्यूज़ के ऊपर आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैचेस के अंदर, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तज्जिया और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। कल फिर से देखेंगे कि किसने किसको मात दी और क्या रिजल्ट आया, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा क्रिकेट मेला। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।